है ही। जी, राजेश जी के पास आता हूँ। इस बीच जिगर दोषी साहब और विवेक देशपांडे भी जुड़ गए, आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। राजेश जी, बीजेपी का प्रचार तो ऑलरेडी आरंभ हो चुका है और वो भी ऑन स्लॉट इतना गहरा है कि मैं बता नहीं सकता। और हमारे यहाँ तो गठबंधन ही नहीं हुआ, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। अब उम्मीद कर रहे हैं कि भाई, और कई मोदी जी ने कई 25 दिसंबर के आसपास चुनाव अनाउंस कर दिए और जनवरी एंड का वोटिंग कर दिया और फरवरी का वोटिंग कर दिया, जैसी कुछ खबरें निकल के आ रही हैं, अपुष्ट खबरें इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो फिर तो वो तो इनकी जो डिसयूनिटी है उसका पूरा ही फायदा उठा के ले जाएंगे, क्योंकि इनके यहाँ तो कुछ भी फाइनलाइज नहीं है और सारे बिखरे पड़े हैं और वो तो बिल्कुल तैयार खड़े हैं, इस टाइम 100% तैयार है। तो कैसे हो पाएगा? और ऊपर से इतने सारे विभीषण है यहाँ पर। देखिए दिनेश जी, पहले तो मानसिक रूप से सारे जो विपक्षी दल है उनको ये तय करना पड़ेगा कि 2024 को जीतना है या सिर्फ चुनाव लड़ना है। अगर आपको ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है और उसको परास्त करना है, तो सारे लोगों की जो ताकतें हैं वो देश के विविध भागों के अंदर सीमित है। एक कांग्रेस को हम छोड़ दें तो दूसरे जितने भी पक्ष हैं वो अपनी राज्य की सीमा के बाहर, उनका न प्रभाव है न उनके नेताओं का प्रभाव है। तो ये सारे जो प्रादेशिक पक्ष है उनको अपनी मर्यादा पहचाननी पड़ेगी। राष्ट्रीय राजनीति में अगर आपको महत्वाकांक्षा है कोई बड़ा पद लेने की, तो उसके बावजूद भी आपको ये तो समझना पड़ेगा कि अकेले दम पर जो है नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, केजरीवाल हो, कोई भी हो, वो राष्ट्रीय राजनीति के अंदर नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2 जो है उसका सबसे बड़ा जो रोल हम बार बार बोल रहे हैं, जिसका कांग्रेस का होना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र राष्ट्रीय विकल्प है अपने संगठन के दम पर, चाहे वो कमजोर हो चाहे वो मजबूत हो, लेकिन हर प्रदेश के अंदर, देश के विविध भागों के अंदर उनका संगठन है। तो उनका रोल ये रहना चाहिए कि उनको भी अपनी जो सीमाएं हैं वो पहचाननी पड़ेगी। अगर मध्य प्रदेश में आप ये कह रहे हो कि 1% जिनका वोट नहीं है उनको हम 1 सीट क्यों दें, तो फिर उत्तर प्रदेश में जो आपका वोट प्रतिशत 2% ही रह गया है, तो आपको भी 2 सीट से ज्यादा जो है वहां पर जोर नहीं डालना चाहिए। तो सारे लोगों को सबसे पहले अपनी अपनी शक्तियों को पहचानना है, अपने प्रभावित जो विस्तार है उसको पहचानना है, और उसके बाद किस प्रकार से सीट शेयरिंग होगा, जहां जो जीते हैं वो लड़ लेंगे। अगर त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ है, कोई पार्टी उसमें दूसरे नंबर पर है और भारतीय जनता पार्टी वो सीट जीती हुई है, तो दूसरे नंबर वाला जो है वो लड़ेगा। ये पहले एक फाइनल करना पड़ेगा, और उसके बाद में अगर उस जगह पर 3 या 4 पार्टी के अंदर जिसको ये अलॉट हो रही है सीट, उसका जातिगत समीकरण नहीं बैठता, उसका जो प्रत्याशी है वो कमजोर दिखता है, तो फिर वो ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो नेताओं को अपना गठबंधन करना पड़ेगा, और नेताओं का जो गठबंधन है उससे चुनाव नहीं जीता जाता। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आपका जो यूनिट है, जो संगठन है, नेताओं ने, मैंने और दिनेश भी आपने हाथ मिला लिए, लेकिन आपका कोई स्टाफ है और मेरा जो कर्मचारी है वो अगर उस बात से नाराज है कि ये 2 लोग तो मिल गए लेकिन हमारा इसमें जो है वो हित नहीं रहा, तो 2 नेता चुनाव नहीं लड़ा सकते, जीता सकते। तो जो संगठन है उनको भी एक दूसरे के साथ जो है वो मिलाना पड़ेगा, और उसके लिए समय चाहिए। जो इंडिया गठबंधन का विचार आया था, फिर इंडिया गठबंधन उसको नाम दिया गया, वो बिल्कुल सही टाइम था। उसी वक्त से जब बात डेडलाइन की हो गई थी अक्टूबर की, उसी वक्त अगर ये सीट शेयरिंग वाला मामला हो जाता तो मैं समझता हूं कि अब थोड़ा आसान हो जाता। लेकिन अभी तो कौन इसमें रहेगा कौन इसमें नहीं रहेगा उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जब तक केजरीवाल की बात है तो केजरीवाल के लिए मैं पहले से कर रहा हूं कि वो जो है कांग्रेस की समाप्ति की इंतजार में है। वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय विकल्प बनाने के एक दौड़ में लगे हुए हैं। वो इस पे कितने सफल होंगे नहीं होंगे, लेकिन उनको ये लग रहा है कि जहां जहां कांग्रेस कमजोर पड़ेगी वहां जो है हम हमारी जगह ढूंढ लेंगे, तो आने वाले 10 साल के अंदर हम खड़े हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन ये वो नहीं सोच रहे कि 2024 का चुनाव अगर
हार गए, तो फिर आपके जो दो स्टेट है, वो दो स्टेट की सत्ता है, उस पर भी जो है एक जोखिम खड़ा होगा। जिस प्रकार से आपके डेप्यूटी सीएम आपके संजय सिंह सबको जेल में डाल दिया गया है, उसी प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी आपको खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो अकेले अकेले अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर कोई 2024 को देख रहा है, तो मैं समझता हूं वो राजकीय मूर्खता है। ये एक ऐसा समय है कि आपके पास करो या मरो, ये नीति होनी चाहिए। अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ, अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अपनी अपनी राजनीतिक जमीन, उस सब पर कॉम्प्रोमाइज करके एक बार अगर आपने नरेंद्र मोदी को जो है परास्त नहीं किया, तो फिर 2024 के बाद मैं नहीं समझता कि आपके पास समय रह जाएगा। कांग्रेस के लिए दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि अपनी पार्टी वो नहीं संभाल रही है। पार्टी के अंदर हर प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रकार के विद्रोह जो है वो हो रहे हैं, रिफॉर्म नहीं कर पा रही है, लीडरशिप के अंदर जनरेशन टू जनरेशन चेंज नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से जो कुछ लोगों के हाथ में, मुट्ठी पर लोगों के हाथ में हर प्रदेश का जो है वो संगठन रहा है, और उस पे जो है हाई कमांड है उसका भी नियंत्रण नहीं रहा। तो इस प्रकार की कांग्रेस है, उसको पहले तो कांग्रेस को अपने आप को समेटना पड़ेगा। उसके बाद में बहुत सारी जगह पर ऐसा नहीं हो सकता कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को 5 सीट दे देंगी, लेकिन जहां पर आप कमजोर हो वहां आपको छोड़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जो भी है वो अखिलेश तय करेगा, बिहार में जो है नीतीश और तेजस्वी तय करेगा, लेकिन गुजरात के अंदर है या दिल्ली के अंदर है या पंजाब के अंदर है, तो हम तय करेंगे कि इंडिया गठबंधन का क्या हो सकता है। महाराष्ट्र के अंदर भी आपने जो स्थिति बताई, वो स्थिति बिल्कुल शरद पवार जो है वो वो उसको हम नहीं समझ सकते। उनकी राजनीति जो है वो इसी प्रकार की रहती है। कभी कई बार ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो वहां पर जो दिक्कत हुई है, लेकिन सामने भारतीय जनता पार्टी के लिए भी दिक्कत है। अपना ओरिजिनल जो पार्टनर था वो अब उनके साथ नहीं है। एक राजनीतिक कुर्सी पाने के लिए शिंदे साहब उनके साथ आए हैं, अजित पवार भी जो है वो एनसीपी को तोड़कर आपके साथ आए। उनके लिए भी ये दिक्कत है कि शिंदे और पवार को कितनी सीट देंगे, अगर नहीं देंगे तो फिर उनके गठबंधन के भीतर में क्या होगा। तो उनके भी सारे पार्टनर नए हैं जो पुराने इलेक्शन में नहीं थे। तो ये सारी चीजों पर बात बाद में हो सकती है। सबसे पहले तो एक टेबल पर बैठना है या नहीं बैठना है, नहीं बैठना है तो अभी अभी तय हो जाना चाहिए। और अगर आपको मिलजुल के जाना है तो फिर अधूरे मन से आप नहीं जा सकते, फिर आपको पूरे मन से सर पर कफन बांधकर यह चुनाव लड़ना पड़ेगा। वरना जो है फिर इतनी देर हो जाएगी कि वापस लौटकर और पुनर्विचार करने का जो समय है वो समय चला जाएगा। और उसमें सबसे बड़ा खामियाजा अगर कोई भुगतेगा तो सिर्फ कांग्रेस नहीं भुगतेगी, फिर वो खामियाजा जो है वो ममता बनर्जी भी भुगतेगी और नीतीश कुमार भी भुगतेंगे। क्योंकि यहाँ से जो तंत्र के दुरुपयोग की जो बारूद निकलता है तोप से, वो किसी को भी तहस नहस कर सकता है। तो आज जो है वो कांग्रेस खत्म हो जाए, उससे अगर कोई दूसरी पार्टी खुश है कि हमारी राजनीति प्रदेश में चमक जाती है, तो उसकी हालत भी जो है आने वाले दिनों में ये हो सकती है। तो सारे को, जैसे बताया गौतम लहरी साहब ने, बिल्कुल सही बात है, ये अस्तित्व की लड़ाई है और सिर्फ विपक्ष के अस्तित्व की लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र के अस्तित्व की भी लड़ाई है, इस संविधान के अस्तित्व की भी लड़ाई है। राजनीतिक आदर्श, राजनीतिक मूल्य उनके बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, राजनीतिक निर्लज्जता के खिलाफ आपको जो है ये चुनाव लड़ना है। अगर आप ये नहीं जीत सकते तो सिर्फ विपक्ष नहीं हारता, इस देश का लोकतंत्र भी मैं समझता हूं कि हार जाएगा। तो बिल्कुल करो या मरो की स्थिति है, और इसमें हम जितनी चिंता जता रहे हैं उनसे आधी भी चिंता अगर इन विपक्ष के नेताओं के भीतर में है इस देश को लेकर और अपनी राजनीति को लेकर, तो मैं समझता हूं किसी तरह से ये गठबंधन जो है उसको बना रहना चाहिए और जल्द से जल्द लोगों के सामने, और आपके भीतर में जितने भी मतभेद हो, मीडिया के सामने जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है, मीडिया में जिस प्रकार से बोला जा रहा है, उससे भी बचना